वेलकम अगेन गाइज टू द न्यू वीडियो ऑफ फन स्टडी। और आज हम ये सेकंड वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। तो आज हम बचे हुए टॉपिक्स को क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सभी को तो क्या पता नहीं कर पाएंगे, सभी को तो नहीं कर पाएंगे, सिंपल सी बात है। तो आज हम बचे हुए टॉपिक्स को कवर करने जा रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो अगला टॉपिक जो हमारा आता है वो है इलेक्ट्रिक सर्किट्स का। तो इलेक्ट्रिक सर्किट्स होता क्या है? तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक ऐसा सेटअप होता है, इट इज अ क्लोज्ड कंडक्टिंग पाथ बाय विच इज कनेक्टेड विद द बैटरी और पावर सोर्स कह सकते हैं हम उसको, और रेजिस्टेंस और की तो ज़रूरी भी नहीं है क्योंकि हम जुगाड़ से कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट। तो इलेक्ट्रिक सर्किट एक क्लोज्ड होता है, क्लोज यानी ओपन नहीं होता। ओपन और क्लोज्ड भी आपको पता चल जाएगा थोड़ा शांति रखने के बाद। इसे हम एक पावर सोर्स से, एक तार को हम एक पावर सोर्स से कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट नहीं करते, कनेक्ट करते हैं। और उस पावर सोर्स के आसपास रेजिस्टेंस से पहले या फिर बाद में हम एक लगाते हैं की, कहीं भी। वो डिपेंड करता है कि आपको करना क्या है उस सर्किट से। और लगाते हैं रेजिस्टेंस, यानी जो कुछ भी अप्लायंस जैसे फैन और हीटर, कूलर और फ़ोन चार्ज लगाते हैं हम। तो मान लें कोई भी रेजिस्टेंस एक या फिर एक से ज़्यादा हो सकता है, पावर सोर्स भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, की भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं, क्लोज पाथ्स भी एक या एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ समझने का है नहीं। तो अपने बचपन में एक सेल को लेकर के और उससे कनेक्ट करके खेलने वाली मोटर से वो तो बहुत चलाई होगी। तो वो भी एक टाइप का सर्किट ही है क्योंकि इसके अंदर से करंट फ्लो करेगा। करंट की डायरेक्शन ये होगी और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन इसके जस्ट अपोजिट होगी। ये हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी इसको और थोड़ा डिस्कस करेंगे। वो होता है क्लोज सर्किट और ओपन सर्किट। जो क्लोज सर्किट जो होता है उसके अंदर दो केस हो सकते हैं। क्या तो पावर सोर्स से जो हमारा सर्किट है वो कट गया है, यानी हम इस तार को बीच में से थोड़ा अलग कर देंगे, यानी टच नहीं करेंगे, तो वो भी क्या हो जाएगा हमारा ओपन सर्किट। और क्लोज सर्किट क्या होगा? क्लोज सर्किट होगा कि इसका एक और केस देखिए, ये ऐसे भी हो सकता है कि हम किसी रेजिस्टेंस की को ऑफ कर दें। ये होता है ऑन की, यानी बटन को हम चालू कर देते पंखा चल जाता है, ये होता है ऑन की। और ये होता है ऑफ की। तो इसके अंदर ये दो केस हो सकते हैं। और जो क्लोज सर्किट होता है, यानी सॉरी ओपन सर्किट ना, सॉरी क्लोज सर्किट, यह है ओपन सर्किट। क्लोज सर्किट में हम क्या करते हैं कि सब कुछ, कहीं से कोई तार भी नहीं कटा हुआ होता है और की भी ऑन कंडीशन में होती है, और बस यही होता है क्लोज सर्किट। तो आई होप कि ये आपको पता चल गया होगा। और ये नॉर्मल सी बात थी जिसमें कुछ ज़्यादा कुछ समझने का, ऐसे टेक्नोलॉजी वगैरह ज़्यादा इसके अंदर से मस्त कुछ नहीं था। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इलेक्ट्रिकल चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट के बाद यही जो टॉपिक है वो होता है, और ये चैप्टर का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल होता है क्या? इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एक्चुअल में कुछ भी नहीं होता है। कुछ भी नहीं होता है मतलब कुछ भी नहीं होता है। होता है ये है, होता जो है इसकी जगह पे वो होता है पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता है। पोटेंशियल नाम की कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो इसके बारे में और डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियल होता क्या है, पहले पोटेंशियल को लेकिन हमें इसमें पढ़ना पड़ेगा। तो पोटेंशियल को हम डिनोट करते हैं V से, और इसकी जो SI यूनिट होती है पोटेंशियल की वो होती है वोल्ट, और इसका फॉर्मूला होता है वो होता है W बाय क्यों, इसके अंदर W होता है वो है वर्क डन, और इसकी जो यूनिट होती है वो होती है जूल, और क्यों आपको पता ही है चार्ज, और चार्ज की SI यूनिट होती है कूलम्ब। तो ये सब आपको पहले से पता होगा, और ये फॉर्मूला भी आपको पता चल गया। अब 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट होता है जब 1 फैन 1 जूल वर्क इज डन। कब? जब 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा हो। 1 कूलम ऑफ चार्ज आपको पता है क्या होता है? 1 कूलम चार्ज कब होगा? जब यूनिट एरिया से, जो हम पहले डिस्कस कर रहे, यूनिट एरिया से यूनिट चार्ज फ्लो करता है। तो आई होप कि ये आपको समझ में आएगा कि 1 वोल्ट क्या होता है। तो वो होता है कि 1 जूल चार्ज, एक जूल वर्क डन होता है 1 कूलम चार्ज के फ्लो से, तो वही होता है 1 वोल्ट। तो ये सब नॉर्मल बात थी, और अब बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। तो पोटेंशियल डिफरेंस को भी हम V से ही डिनोट करते हैं, और इसके अंदर होता है कि जो पहले तो थोड़ा फील होना चाहिए इसके अंदर, इसको समझने के लिए आपको थोड़ा फील देते। तो फील कैसे आएगा? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो पोटेंशियल होता ये है कि हम एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी मान लीजिए, तो फील के लिए समझिए, इसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, वही कंसेप्ट है जो पहले मैंने बताया था। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर। तो होगा क्या कि जब हम इसके अंदर से जबरदस्ती कुछ इलेक्ट्रॉन खींच करके, यानी दे क्या कर रहे तो इतने इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसको हम इलेक्ट्रॉन उठा करके इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया मान लीजिए, तो इसके अंदर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो जाएगी, यानी पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, और ये हो जाएगा नेगेटिवली चार्ज। तो ये इसके पास इलेक्ट्रॉन्स लेने की कोशिश करेगा। इलेक्ट्रॉन्स ऐसे उठाकर तो ला नहीं सकता कि दे मैं इलेक्ट्रॉन्स कैसे ले लिए तूने, तो ऐसे तो ला नहीं सकता है। तो क्या करेगा कि अगर हम इसको किसी भी कंडक्टर से, यानी इसको अब गुस्सा आ गया, यानी अब ये इसको, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको गुस्सा आ जाएगा कि हमें अपने पास कैसे लिया है ऐसे ज़बरदस्ती, हमें तो वही जाएंगे। तो जैसे ही हम इसको किसी भी कंडक्टर से कनेक्ट करेंगे दोनों को, तो इलेक्ट्रॉन्स को मौका मिल जाएगा भागने का, और वो जल्दी से इसके अंदर भाग करके इसके अंदर आ जाएंगे, और दोनों बॉडीज़ न्यूट्रल हो जाएंगे। तो ये होता है फील्ड, यानी एक जहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स भाग करके ऐसी जगह पर आ जाएं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कंसंट्रेशन कम हो। तो यहाँ पे हो गया हायर पोटेंशियल, और यहाँ पे होगा लो पोटेंशियल, और इनके बीच में क्या हो गया? पोटेंशियल डिफरेंस, हाई और लो। तो इनके बीच में क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया। अब कुछ फील आया, तो इसको हम डिस्कस करते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर। तो पोटेंशियल डिफरेंस होता है कि VA माइनस VB इज इक्वल टू WAB, और क्यों ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस। और ये अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालेंगे? एक तो हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो पोटेंशियल A मान लीजिए ये A है और ये B है, तो यहाँ पर जो हमें पोटेंशियल दिया गया है उसको हम इस पर जो पोटेंशियल दिया है उसमें से माइनस कर देंगे और हमारा पोटेंशियल आज डिफरेंस आ जाएगा।
और एक और तरीका ये है कि हम वर्क डन निकाल लें, यानी ए से बी चार्ज में इलेक्ट्रॉन्स खींच करके ले जाने में वर्क हुआ, यानी पॉजिटिव चार्ज यानी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम जो इकट्ठा थे यहाँ पे, तो हम इनके ज़बरदस्ती निकाल कर ले जाने, तो हमें कुछ फोर्स लगाई, इस पर कुछ वर्क किया है हमने, तो ए से बी पॉइंट तक ले जाने में हमने जो वर्क डन किया उसको हम चार्ज से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस। तो अब कुछ फील आया? ओके, आगे बढ़ते हैं। तो आगे हमें बुक में क्या है, बुक में दिया गया है एक ऐसा डायग्राम जिससे हम फालतू के, चलो फिर भी देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि होता है क्या है। तो पोटेंशियल डिफरेंस के इसके एक जार है, दो जार हैं, तो उनके अंदर हमने पानी ले लिया या फिर कोई भी लिक्विड ले लेते हैं हम। एक के अंदर तो काफ़ी ज़्यादा पूरा भरा हुआ है वो, और एक है वो है आधा या फिर बिल्कुल ही बहुत कम पानी है उसके अंदर। तो अगर हम उन दोनों को एक ट्यूब से कनेक्ट कर देंगे तो होगा क्या कि जो जहाँ पर ज़्यादा पानी था वो भाग करके आएगा और कम जिस गिलास में पानी है उसके अंदर आकर के भर जाएगा। तो ये नॉर्मल सी बात है, आपको पता भी होगी कि ऐसा होता है। तो अब हमें आगे दिया है प्रोडक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो वो हमने फील्ड निकालने के लिए पहले ही बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र हो जाता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कोशिश करते हैं कि हम पॉजिटिव जो नेगेटिव चार्ज था यहाँ पे, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो रिपेल करेंगे वो, तो इसलिए तो ये भागने की कोशिश करेंगे बाहर, लेकिन भाग नहीं पाएंगे क्योंकि बाउंडेड सरफेस है इसके बाहर, तो ऐसे हवा में तो भाग नहीं सकते। तो जब हम इसको एक कंडक्टर से कनेक्ट कर देंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को रास्ता मिल जाएगा इसके अंदर जाने के लिए। तो यही होता है प्रोडक्शन, कि कैसे ये पोटेंशियल डिफरेंस प्रोड्यूस होता है। तो ये आपको मुझे लगता है कि पहले से समझ में आ चुका है। तो अब बात करते हैं कि मेज़रमेंट कैसे करते हैं इसकी। तो उसके लिए जो मैंने गलती से बता दिया था पिछले वीडियो में, तो वही इसके अंदर होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को कैसे कनेक्ट करते हैं हम, ये मैंने पिछली वीडियो में थोड़ा गलत बता दिया था, लेकिन बाद में मैंने सही बता दिया था, क्योंकि बाद में मुझे याद आ गया था। तो ऐसे कनेक्ट करते हैं हम एक वोल्ट मीटर को हम करते हैं कनेक्ट पैरेलल में, यानी पैरेलल में अलग तार लगा करके, यानी ये जो पॉइंट और ये जो पॉइंट है, सॉरी ये और ये कौन सा पॉइंट लगा लीजिए, क्योंकि इस तार का जो रेजिस्टेंस वो हम नेग्लिजिबल मानते हैं। रेजिस्टेंस के बारे में ओम्स लॉ में डिस्कस करेंगे। तो ये होगा क्या कि जब इसके अंदर से हम स्विच ऑन करेंगे, लगाया तो है नहीं, तो जब ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसके अंदर रीडिंग शो करेगा। और ये पैरेलल सेटअप होता है जिसके अंदर करंट इंडिविजुअली फ्लो कर सकता है, जैसे आप इंडिविजुअली इसके अंदर से फ्लो कर रहा है और इसके अंदर से भी इंडिविजुअली फ्लो कर रहा है, तो ये एक दूसरे के रास्ते में नहीं आ रहे हैं। तो ये होता है एक वोल्ट मीटर का सेटअप। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा, और इसके अब कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। न्यूमेरिकल्स बिल्कुल इजी डिस्कस करेंगे हम इसके। तो हमारे पास न्यूमेरिकल भी आ गया। अब इसके अंदर क्या गया है कि जो हमें वर्क डन दिया गया है और चार्ज दिया गया है और हमें निकालना पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाए V इक्वल टू क्या अपॉन W अपन क्यों, लेकिन क्वेश्चन को पढ़ना ज़रूरी है, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। तो हमें बताया गया है कि 20 milli-joule work is to be done in moving a charge of this across the point of electricity. What is the potential difference? तो हमें वर्क डन क्या दिया गया है 20। तो इसका आपको पता है कि हमें क्या लिखना है, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 20 × 10⁻³ जूल ये हमारे पास वर्क डन है। क्यों की वैल्यू हमारे पास है 100
तो इसे भी हम स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -6 जूल। तो इसे हम इन दोनों को हम डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 10 टू द पावर -3 जूल अपॉन 100 इंटू, जूल लगाने की जरूरत नहीं, कैलकुलेशन है। तो कैलकुलेशन में हम 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा, ये 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 6 - 3 3 तो 10 रेज़ टू द पावर 3 अपॉन में 5। ये इसका आंसर है। नहीं, ये इसका आंसर नहीं है, यही इसका आंसर है। सही हो जाएगा 1000/5। मैंने आंसर गलत देख लिया था और इसका 200 वोल्ट। तो आप ऐसे इसको न्यूमेरिकल को कर सकते हो। तो ये तो काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो इसके सिंपल न्यूमेरिकल्स ही होते हैं, इसके कोई ज़्यादा हार्ड लेवल के न्यूमेरिकल्स इसके कभी नहीं आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल भी हमारे पास आ चुका है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हाउ मच वर्क डन, यानी वर्क डन हमें निकालना है। साथ साथ क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते हम इसका लिख लेते हैं, इसको साथ साथ में नीचे। तो इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 5 कूलम्ब, तो चार्ज यानी क्यू की वैल्यू दी है हमारे पास 5 कूलम्ब फ्रॉम अ पॉइंट एट 12 वोल्ट टू अ पॉइंट 16 वोल्ट। तो ये हमें वो V1 V2 वाला केस दिया हुआ है। तो V1 = 12 वोल्ट और V2 = 16 वोल्ट। V1 VA VB भी मान सकते हैं आप। तो इस पे हम वही फॉर्मूला लगाएं, V = V2 - V1 = Q21 अपॉन Q। तो आप इसको कंडीशन आप समझ में 21 और 21 ऐसे वाली। तो आप ये कंडीशन तो आप समझ में गए कि यहाँ पे 21 क्यों लिखा है और क्यों हुआ ऐसा। तो हम यहाँ पर अगर 1 और 2 लिखते तो यहाँ पर 1 और 2 लिखते, तो ये एक नॉर्मल सी बात है। तो इसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको कहाँ पे मान लेते हैं, 16 - 12, तो वो हो जाएगा हमारे पास 4 = W की हमारे पास वैल्यू है वो हमें निकालनी है अपॉन में क्यों चार्ज हमें दिया है 5। तो ये हमें V लिखने की ज़रूरत नहीं है अब। तो W = हमारे पास हो जाएगा 20 वोल्ट, नहीं 20 जूल। तो ये एक काफ़ी सिंपल सा न्यूमेरिकल था। तो बस ऐसे सिंपल न्यूमेरिकल्स आते रहेंगे और हम करते रहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात आती है सर्किट डायग्राम क्या होते हैं। तो सर्किट डायग्राम मैंने थोड़ी देर पहले कुछ ऐसे वो हॉस्पिटल्स में जो लाइफ लाइन्स ऐसी चल रही होती है ना, वो जैसा कुछ बना दिया था और एक ऐसे ब्रैकेट के अंदर बिंदु छोड़ दिया था और एक ऐसे एक छोटा बड़ा डंडा बना दिया था। तो इन सब का मतलब क्या होता है, तो उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। तो आप अपनी स्क्रीन पर टेबल देख सकते हैं। तो ये एक टेबल है, किसकी है, किसी की नहीं है, हमारी है, हमारी नहीं है, ये सर्किट डायग्राम्स की टेबल है। तो इसे आप देख लीजिए और यही होते हैं, आपकी बुक में भी मिल जाएंगे आपको। और ये होते हैं सर्किट डायग्राम्स। तो बस इसके अंदर कुछ समझने का कुछ नहीं है, समझने का है ओम्स लॉ। तो अब हम ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे। ओम नमः शिवाय। ओम्स लॉ को डिस्कस करेंगे हम। ओम्स लॉ को कैसे डिस्कस कर सकते हैं हम कि एक साइंटिस्ट था हमारे पास तो नहीं था लेकिन कहीं तो था ही। तो उसने क्या किया कि वो खेत पे जा रहा था और उसके सामने एक शंकर बाबा प्रकट हो गए। तो उसने कुछ भी नहीं किया उसे, और चलो छोड़ो। तो जो ओम्स लॉ है वो दिया था सर जॉर्ज साइमन ओम ने, यानी जॉर्ज साइमन ओम, इसने दिया था। और क्यों दिया था वो मुझे पता नहीं। इसको शायद कुछ
क्या बताऊं। तो इसके अंदर स्टेटमेंट होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I और V इज इक्वल टू आई आर और V अपॉन I इज इक्वल टू R। ऐसे 3 अक्षर हमें दिए थे और वही अब हमें पढ़ने पड़ रहे हैं। तो इनके अंदर होता है ये कि जो V है यानी पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल है, जो कि पोटेंशियल कुछ होता ही नहीं है पोटेंशियल डिफरेंस, लेकिन हम इसे पोटेंशियल लिखेंगे। तो पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। और कैसे होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के लिए हम जो साइन लगाते हैं वो होता है आर यानी रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस को भी हम डिस्कस करेंगे। V अपॉन आई इज इक्वल टू आर, तो ये तो वही है। तो अब हम बात करते हैं इसके कुछ अपरंपार लेवल पर। तो आर यहाँ पे जो हम 3 अक्षर मैंने अभी बताए, तो उनमें जो नया अक्षर वो है आर, रेजिस्टेंस। तो उसे ही हम डिस्कस करेंगे, रेजिस्टेंस। तो इसने ये बताया कि करंट आई फ्लोइंग, सपोज कर लीजिए व्हेन करंट आई फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर होता है, वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन्ड अक्रॉस इट्स एंड्स, यानी कंडक्टर के एंड्स पे जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है। तो वो सब बकवास बातें हैं, बकवास नहीं है, इंपॉर्टेंट बातें हैं और इस पर क्वेश्चन भी आते हैं। रेजिस्टेंस पर क्वेश्चन नहीं आते हैं, रेजिस्टेंस की एप्लीकेशंस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो हर बार आते हैं, लगभग हर बार, लगभग। तो हम रेजिस्टेंस होता है क्या है, तो रेजिस्टेंस होता ये है कि जब एक कंडक्टर, मान लीजिए हमने कंडक्टर बना लिया है, तो इसके अंदर एटम्स हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बीच बीच में फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब इसके ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, इसको पोटेंशियल प्रोवाइड किया जाएगा, पोटेंशियल नहीं पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया जाएगा, तो क्या होगा कि सभी जो इलेक्ट्रॉन्स वो एक ही डायरेक्शन में फ्लो करने लगेंगे। यानी मान लीजिए इधर पॉजिटिव चार्ज था तो इधर फ्लो करने लग गए। लेकिन क्या होगा कि वो जब फ्लो करेंगे ना, जैसे कि आप किसी कमरे में चल रहे हैं लेकिन वहाँ पे बहुत सारा सामान है, तो आप हो सकते हैं उनसे टकरा कर गिर जाएं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब फ्लो करेंगे बहुत तेज़ी से, तो एटम्स के साथ टकरा करके अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे और काफ़ी ज़्यादा ऐसा कुछ होगा, जिसके कारण क्या होगा, इसको रेजिस्टेंस मिलेगा, यानी इसको अपोजिशन मिलेगी इसको कि क्यों जा रहे भाई, हम तो रोकेंगे तुम्हें। अब ये रोकने वाली मिल गई इसको, वो क्या है, एटम्स हैं जो कि कंडक्टर के अंदर पहले से मौजूद हैं एक्सेप्ट फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये वही केस है कि आप एक ऐसी रेस में दौड़ रहे हो जिसके अंदर पहले से 15, एक तो 2 बच्चे दौड़ते हैं एक सड़क पर, एक 5 बच्चे दौड़ते हैं एक ही सड़क पर, उतने ही विड्थ की सड़क पर, और एक उसी विड्थ की सड़क पर बच्चे दौड़ते हैं 1000। तो किस में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आपको फेस करनी पड़ेंगी अगर आप तीनों ही केस में जो है रेस का हिस्सा है? तो ऑब्वियस सी बात, आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी अगर 2 बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो सकती है जब 5 बच्चे दौड़ रहे हैं, लेकिन जब 1000 बच्चे दौड़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी। लेकिन ऐसे तो लाखों इलेक्ट्रॉन्स एक एक कंडक्टर के अंदर फ्लो करते हैं, तो उन्हें रेजिस्टेंस मिलता है, यानी उसको अपोजिशन करने वाले बहुत ज़्यादा मिल जाती है। अपोजिशन यानी उससे टकराएंगे, जब इलेक्ट्रॉन्स अगर आप भागेंगे एक साथ बहुत सारे, तो एक दूसरे टकरा कर गिर भी जाएंगे, तो उसी का हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी को लॉस कर देंगे, जिससे कि क्या होगा, इसके अंदर से हीट बाहर आएगी। और यही बताया जॉर्ज साइमन ओम ने। और जो आर होता है उसका फॉर्मूला होता है V अपॉन I, तो ये आपको पहले से पता होगा। तो ये थी कुछ बेसिक बातें। तो SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट होती है रेजिस्टेंस की ओम, ये इसका सिंबल होता है। और 1 जो ओम क्या होता है, 1 ओम, व्हेन 1 वोल्ट ऑफ चार्ज फ्लोज, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस जब मेंटेन होता है, उससे 1 एम्पियर का करंट प्रोड्यूस होता है, तो उसे कहते हैं हम 1 ओम।
तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। एंड नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि हम कैसे इस समस्या से ओवरकम कर सकते हैं, यानी कि हम रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो उसके लिए हम ऐसे रेजिस्टेंस को डेवलप कर सकते हैं जिसके अंदर जो फ्री एटम्स हैं वो अपोज ना कर पाए, और क्योंकि कंप्लीटली तो ख़त्म करना इसको काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल ही है। कंप्लीटली तो अगर हम एटम ही ख़त्म कर देंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेंगे, तो वो तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। तो अब बात आती है कि एक रेजिस्टर क्या होता है। तो इट इज़ अ डिवाइस विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी जो एक ऐसा डिवाइस होता है, डिवाइस तो कह सकते हैं हम इसको, लेकिन वायर होता है वो भी रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन जो रेजिस्टर होता है वो और भी ज़्यादा इसको क्या प्रोवाइड करता है, रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस तो आपको पता चल गया कि होता क्या है, लेकिन जो रेजिस्टेंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसे हो सकता है कि मान लीजिए कोई सर्किट है, इसको हम बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, तो जो वायर होता है उसके अंदर तो इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं होता, लेकिन जो हम रेजिस्टर, ये जो वाला रेजिस्टर होता है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वायर के एक सर्किट के अंदर, वो मेन रेजिस्टर उसको हम कह सकते हैं, क्योंकि वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है और वो वायर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा होता है। कंपैरिजन में बता रहा हूँ मैं। तो लिमिटेशंस ऑफ ओम लॉ के बारे में पढ़ते हैं। तो ओम लॉ की लिमिटेशंस हैं कि जो इस लॉ को ओबे करते हैं, यानी ओम लॉ को जो करते हैं वो होते हैं ओमिक कंडक्टर्स। लेकिन ये तो लिमिटेशन नहीं है इसकी, लेकिन लिमिटेशन ये है कि जो ओमिक कंडक्टर्स ही इस लॉ को फॉलो करते हैं, यानी काफ़ी ज़्यादा ऐसे डिवाइसेस होते हैं जो इस लॉ को फॉलो नहीं करते हैं, और वो होते हैं नॉन ओमिक कंडक्टर्स। तो और लिमिटेशंस हैं इसकी कि जो टेम्परेचर और जो अदर फिजिकल कंडीशंस हैं वो इसके लिए सेम होनी चाहिए इस लॉ को ओबे करने के लिए, लेकिन हो सकता है कि वो चेंज होती रहें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ें कंडीशंस होती हैं इसके लिए भी। और जैसे CFLs, ट्रांजिस्टर्स, LEDs ये होते हैं, ये इस लॉ को फॉलो नहीं करती, क्योंकि मॉडर्न चीज़ें हो रही है। ये बेचारा पुराना ज़माने का आदमी है, क्या करे। अब तो ये इसकी लिमिटेशंस थी इसकी। तो VI ग्राफ देख लीजिए आप ओमिक कंडक्टर्स के लिए, यानी VI ग्राफ, पोटेंशियल और करंट का ग्राफ, तो वो होता है ऐसा बस VI। और ये होता है जो स्लोप होता है वो VI ग्राफ रिप्रेजेंट्स रेजिस्टेंस। तो एक नॉर्मल सी बात है, तो ये आपको याद रख लेना। अब बात आती है फिक्स्ड और वेरिएबल रेजिस्टेंस के बारे में। तो फिक्स्ड रेजिस्टेंस होता है कि जब एक वायर है उसका टेम्परेचर और सब कुछ फिजिकल कंडीशन सेम रहे, तो उसके अंदर एक कांस्टेंट रेट से कांस्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा। लेकिन वेरिएबल रेजिस्टेंस होगा कि इसको चेंज किया जा सके, हम कि इसको चेंज कर दें, और जैसे फिजिकल कंडीशन चेंज होने पर इसका क्या हो जाएगा, जो इसका रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा। क्या होता है कि जो वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है वो एक ऐसा इलेक्ट्रिक एलिमेंट होता है जो कि रेजिस्टेंस को सुटेबली इंक्रीज और डिक्रीज करवा सके, और उनसे करंट को एडजस्ट किया जा सके, और उससे बिना वोल्टेज यानी वोल्ट पोटेंशियल को चेंज किए बिना अगर हम उसका रेजिस्टेंस घटा और बढ़ा सकते हैं, तो क्या होगा, उसे ही हम कहते हैं वेरिएबल रेजिस्टेंस। और जिसका नहीं कर सकते तो वो होता है फिक्स्ड रेजिस्टेंस। तो जो एक डिवाइस होता है जिसका नाम है रियोस्टेट, इसे हम वाइडली यूज़ करते हैं लैब्स में, किसके लिए, एज ए वेरिएबल रजिस्टर। तो आई होप इट्स क्लियर टू यू। और इसके जो
क्या न्यूमेरिकल्स वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू टू ऑल, वेरी थैंक यू टू ऑल, वेरी 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 मच थैंक यू टू ऑल।